चैप्टर चल रहा था सिंगुलरिटीज़ एंड जीरोज़ ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। किसी एनालिटिक फंक्शन में आप सिंगुलरिटी जीरोज़ को किस तरीके से डिफ़ाइन करोगे, जिसमें जीरोज़ की डिफिनीशन हो चुकी थी, सिंगुलरिटीज़ की डिफिनीशन, सिंगुलरिटीज़ के टाइप हो चुके थे। लॉरेंट सीरीज़ की सहायता से आप सिंगुलरिटी के प्रकार किस किस टाइप की सिंगुलरिटीज़ होते हैं ये आप कैसे पता कर पाओगे, ये भी हो चुका था। और लास्ट में थ्योरम्स हुई थी, जीरोज़ आर आइसोलेटेड, और सबसे आखिरी थ्योरम जो करवाए हुए थे वो थ्योरम थी कि पोल्स आर आल्सो आइसोलेटेड। अब उसके बाद उसी में नया आर्टिकल चल रहा है, अभी न्यूमेरिकल की कोई चर्चा नहीं है, ये एक बार थ्योरी पूरी अपने हिस्से आ जाए उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ धीमे से बढ़ेंगे। इसके बाद जो हेडिंग है वो हेडिंग है द पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की दुनिया में हम इन्फिनिटी को एज अ पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसके बाद उस इन्फिनिटी पर मेरे फंक्शन का क्या बिहेव होगा, फंक्शन सिंगुलरिटी रखेगा, सिंगुलरिटी में भी किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा या जीरोज़ रखेगा, ये हम बताने की एक कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग डाल देना द पॉइंट एट इन्फिनिटी। हेडिंग है द पॉइंट एट इन्फिनिटी। द पॉइंट एट इन्फिनिटी, इसमें डबल स्टार करके लिखना। इन द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल in the theory of complex variable in the theory of complex variable it is convenient to regard infinity as a point, ठीक। इन द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की थ्योरी में इट इज़ कन्वीनियंट, ये उपयुक्त होता है टू रिगार्ड इन्फिनिटी एज अ पॉइंट, कि आप इन्फिनिटी को एज अ पॉइंट कंसीडर करें या आप इन्फिनिटी को भी एक पॉइंट ही मान करके चलें। ठीक, लिखना इसमें फॉर दिस, लाइन चेंज करके, फॉर दिस मेक अ सब्स्टिट्यूशन z is equal to 1 upon zeta. z is equal to 1 upon zeta in main function f of z. अगर हमें अपने फंक्शन f of z का बिहेवियर पता करना है इन्फिनिटी पर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम फंक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। और चेंजिंग ये होगी कि हम फंक्शन में, जो फंक्शन हमारा f of z है, उसमें हम z को 1 अपॉन जीटा कंसीडर करेंगे। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको फंक्शन का बिहेव इन्फिनिटी पर पता करना है तो आप f ऑफ 1 अपॉन जीटा, क्योंकि अब z की जगह पर, यहाँ जैसे हमारा फंक्शन था f ऑफ z, हम इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, z की जगह 1 अपॉन जीटा रख रहे हैं, तो ये हो गया f ऑफ 1 अपॉन जीटा। अब अगर आपको ये बिहेवियर चेक करना है इन्फिनिटी पर, यानी z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो निश्चित तौर पर आपको इस फंक्शन f ऑफ 1 अपॉन जीटा का बिहेव चेक करना होगा जीटा इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि जीटा इज इक्वल टू 0 पर 1 अपॉन जीटा टेंडिंग टू द इन्फिनिटी होगा, यानी हम इसका बिहेव पा सकते हैं। तो यही कहा जाता है इन द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इट इज़ कन्वीनियंट टू रिगार्ड इन्फिनिटी एज अ पॉइंट। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की थ्योरी में इन्फिनिटी को एक पॉइंट के तौर पर कंसीडर करना ज़्यादा उपयुक्त होता है। फॉर दिस, और इसके लिए कि हम फंक्शन का बिहेव इन्फिनिटी पर पता कर सकें, फॉर दिस, इसके लिए मेक अ सब्स्टिट्यूशन, हम एक सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि हम जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर 1 अपॉन जीटा रख देते हैं। अब फंक्शन का बिहेवियर इन्फिनिटी पर पता करना है, इसका मतलब f ऑफ 1 अपॉन जीटा का बिहेवियर एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर पता करेंगे। तो लिखा गया फॉर दिस मेक अ सब्स्टिट्यूशन z इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा इन f ऑफ z। ठीक, देन बिहेवियर ऑफ f ऑफ z, बिहेवियर of
फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक, एट इन्फिनिटी इज डिटरमाइंड बाई the behavior of f of 1 upon zeta at zeta is equal to 0. फॉर दिस मेक अ सब्सटीट्यूशन, इसके लिए हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं, z इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा रखते हैं अपने मेन फंक्शन f ऑफ z में। देन अब बिहेवियर ऑफ f ऑफ z, अब फंक्शन f ऑफ z का जो बिहेवियर होगा कहाँ पर, एट इन्फिनिटी पर, इज डिटरमाइंड, वो ज्ञात किया जा सकता है बाय द बिहेवियर ऑफ f ऑफ 1 अपॉन जीटा, वो इस नए फंक्शन f ऑफ 1 अपॉन जीटा के बिहेवियर से भी ज्ञात किया जा सकता है। बस आपको अब इस फंक्शन का बिहेवियर जीटा इज इक्वल टू 0 पर पता करना पड़ेगा। तो जो बिहेवियर एफ जेड का इन्फिनिटी पर होगा वही बिहेवियर एफ ऑफ 1 अपॉन जीटा का जीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा, या उल्टा कह सकते हैं इस फंक्शन का जो बिहेवियर जीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा, एफ ऑफ जेड का वही बिहेवियर जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा। ठीक, अब ये बिहेवियर कैसे पता करते हैं, किस तरह से होगा, इसके लिए थ्योरम की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, ये नोट कर लो, उसके बाद फिर थ्योरम चला रहे हैं। ठीक, ऊपर की लाइन हम हटा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना। थ्योरम है लेट एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन defined in some domain कैपिटल डी। माना एफ ऑफ जेड कोई दिया गया फंक्शन है जो किसी डोमेन कैपिटल डी में डिफाइंड है, एंड लेट जी बी अ फंक्शन, स्मॉल जी बी अ फंक्शन, एंड लेट स्मॉल जी बी अ फंक्शन given by g of zeta is equal to f of 1 upon zeta। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इनिशियल कंडीशन कि लेट एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन, माना एफ ऑफ जेड कोई दिया गया फंक्शन है डिफाइंड इन सम डोमेन कैपिटल डी, जो किसी डोमेन कैपिटल डी में डिफाइंड है, एंड लेट, और माना स्मॉल जी बी अ फंक्शन, स्मॉल जी भी एक कोई दिया गया फंक्शन है गिवन बाई, जो इस तरह से दिया जाता है कि जब आपको लिखा हो जी ऑफ जीटा तो उसका मतलब होता है एफ ऑफ 1 अपॉन जीटा। ठीक, देन स्टेटमेंट आगे बढ़ा रहे हैं। देन किताब में ये स्टेटमेंट एक ही साथ सबको लिख दिया गया है, हम इसको अलग अलग करके 5 हिस्से बना दे रहे हैं। ठीक, पहला, देन फर्स्ट स्टेटमेंट, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एज g of zeta is analytic at zeta is equal to 0। अगर g ऑफ zeta फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि g ऑफ zeta इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन जीटा, तो इसका मतलब आपका दिया गया फंक्शन f ऑफ z बराबर इन्फिनिटी पर एनालिटिक होगा तब जब g ऑफ जीटा एनालिटिक हो, जीटा इज इक्वल टू 0 पर। यानी जिस दिन g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक होगा, आप बिना सोचे समझे इस बात को बोल सकते हैं कि आपका दिया गया फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। दूसरा स्टेटमेंट,
सेम कंडीशन वही चल रहा है कि हम z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर अपने फंक्शन f ऑफ z का बिहेवियर पता तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, एक सहायता से, और सहायता किसकी ले रहे हैं, g ऑफ जीटा की। यानी g ऑफ जीटा जब जीटा इज इक्वल टू 0 पर अपना बिहेव दे रहा है तो हमें हमारे फंक्शन f ऑफ z का बिहेवियर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर मिल रहा है। अगला देखना दूसरा स्टेटमेंट, फंक्शन f ऑफ z हैज़ अ जीरो ऑफ ऑर्डर m has a zero of order m। दिया गया फंक्शन f ऑफ जीरो, ठीक, दिया गया फंक्शन f ऑफ z जीरो रखता है ऑफ ऑर्डर m का एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक, एज g ऑफ जीटा हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m एट जीटा इज इक्वल टू 0। फंक्शन f ऑफ z ऑर्डर m का एक ज़ीरो रखता है पॉइंट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, अगर दिया गया फंक्शन g ऑफ जीटा वो ऑर्डर m का ज़ीरो रखता है जीटा इज इक्वल टू 0 पर, ठीक। सेम कंडीशन आप हर बार g ऑफ जीटा का बिहेव पता कर रहे हैं और g ऑफ जीटा के बिहेव से f ऑफ z का बिहेव एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पता चल रहा है। तीसरा स्टेटमेंट इसी में है, थर्ड स्टेटमेंट, f ऑफ z हैज़ अ पोल, f ऑफ z हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m, फंक्शन f ऑफ z एक पोल रखता है ऑर्डर m का एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एज g ऑफ जीटा, एज g ऑफ जीटा, ठीक, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर। अगर g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर m ऑर्डर का पोल रखता है तो निश्चित तौर पर हमारा फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एक पोल रखेगा और उस पोल का ऑर्डर होगा m, ठीक। इसके बाद दो और स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट हो चुके हैं, तीनों स्टेटमेंट एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि अगर फंक्शन f z, मेन स्टेटमेंट है, इफ फंक्शन f z बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम डोमेन कैपिटल D, फंक्शन f z कोई फंक्शन है जो किसी डोमेन D में डिफाइंड है और g एक दूसरा फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है कि g ऑफ जीटा इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन जीटा, तो आप g ऑफ जीटा का बिहेव जीटा इज इक्वल टू 0 पर पता कीजिए। जो बिहेव g ऑफ जीटा का जीटा इज इक्वल टू 0 पर होगा वही बिहेव फंक्शन f ऑफ z का z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा। यानी अगर जीटा बराबर 0 पर ये दिया गया फंक्शन g ऑफ जीटा एनालिटिक है तो f ऑफ z भी z इक्वल टू इन्फिनिटी पर एनालिटिक होगा। अगर हमारा दिया गया फंक्शन g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर 0 रखता है ऑर्डर m का, तो मेरा फंक्शन f ऑफ z भी 0 रखेगा ऑर्डर m का एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पर। अगर g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर m ऑर्डर का पोल रखता है तो निश्चित तौर पर फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी m ऑर्डर का पोल रखेगा। दो और स्टेटमेंट इसी में है। चौथा स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट है, f ऑफ z हैज़ अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, f ऑफ z हैज़ अ रिमूवेबल singularity has a removable singularity at z is equal to infinity, at z is equal to infinity, as g of zeta has a removable singularity, has a removable singularity at zeta is equal to 0। और लास्ट पांचवा स्टेटमेंट, f of z has an essential singularity
essential singularity at z is equal to infinity as g of zeta has an essential singularity at zeta is equal to 0। फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा अगर फंक्शन जी ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर इसेंशियल सिंगुलरिटी रखें। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर लो, इसके बारी बारी इसके प्रूफ की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, 1 बाय 1 इसका प्रूफ किया जाएगा। चल प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट का प्रूफ करेंगे कि अगर g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक है तो फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एनालिटिक होगा। प्रूफ में पहला, ठीक, लिखना, हम मान रहे हैं लेट, माना g ऑफ जीटा is analytic at zeta is equal to 0। माना मेरा दिया गया फंक्शन g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक रहता है। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन जीटा टेंडिंग टू द इंफिनिटी एज जीटा टेंडिंग टू द 0। जैसे जैसे जीटा टेंड्स करेगा 0 की तरफ वैसे वैसे 1 अपॉन जीटा टेंड्स करेगा इन्फिनिटी की तरफ। एंड बी हैव, और हमारे पास ये बात मौजूद है, एंड बी हैव, और हम जानते हैं कि g ऑफ जीटा और f के बीच में जो रिलेशन है वो है कि g ऑफ जीटा इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन जीटा, ये मौजूद है। इसका मतलब अब यहाँ से समझने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड साइड g ऑफ जीटा, राइट हैंड साइड f ऑफ 1 अपॉन जीटा। अगर हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड एनालिटिक है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी उसी पॉइंट पर एनालिटिक होगा। और ये बात हम कह रहे हैं कि g ऑफ जीटा एनालिटिक है एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब f ऑफ 1 अपॉन जीटा भी एनालिटिक होगा जीटा इज इक्वल टू 0 पर। लेकिन 1 अपॉन जीटा की जगह पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं z को, क्योंकि यही हम शुरुआत में थीम ही मान करके चले हैं कि z इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा। तो जीटा पर आप बिहेवियर कंसीडर कीजिए, आपको f ऑफ z का बिहेवियर मिल जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जीटा इज इक्वल टू 0 पर एनालिटिक है तो इसका मतलब f ऑफ 1 अपॉन जीटा भी एनालिटिक होगा जीटा इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं f ऑफ z एनालिटिक है एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। इसी बात को लिख देना आगे। ठीक, लिखना LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज एनालिटिक, LHS is analytic at zeta is equal to 0। LHS is analytic at zeta is equal to 0। This implies that RHS, that is right hand side, f of 1 upon zeta is also analytic, at zeta is equal to 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी z ऑफ जीटा ये एनालिटिक है जीटा इज इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड f ऑफ 1 अपॉन जीटा ये भी एनालिटिक होगा एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ z इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब मेरा मेन फंक्शन f ऑफ z भी एनालिटिक है एट जीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। यही कॉर्नर में लिख लेना, सिंस
1/zeta इज इक्वल टू जेड, जो सब्सटीट्यूशन हम शुरू में लेकर के चले थे। ये पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया कि अगर आपको g ऑफ जीटा का बिहेवियर एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर पता है कि वो एनालिटिक है, तो आपका फंक्शन f ऑफ z वो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी कैसा होगा, एनालिटिक होगा। ये इतना नोट कर लो। अगला स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे कि अगर g ऑफ जीटा 0 रखता है ऑर्डर m का, तो f ऑफ z भी जीरोज रखेगा ऑर्डर m का एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। अगले स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं प्रूफ करने की। सेकंड स्टेटमेंट सब लोग लिख चुके हो अपनी अपनी कॉपी पर। सेकंड स्टेटमेंट था कि अगर g ऑफ जीटा इज इक्वल टू 0 पर जीरोज रखेगा ऑर्डर m का, तो f ऑफ z ऑर्डर m का जीरोज रखेगा एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। इसे प्रूफ करने चल रहे हैं। लेट माना फंक्शन g ऑफ जीटा have a zero of order m at zeta is equal to 0। माना फंक्शन g ऑफ जीटा जीरोज रखता है ऑर्डर m का एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर। देन तब ऐसे केस में बाई टेलर्स थ्योरम तब इसके पहले जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर था उसमें हम लोग टेलर्स थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो टेलर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए अगर मेरा फंक्शन m ऑर्डर का जीरोज रखता है, तो टेलर्स थ्योरम जो शुरुआत होती थी, अगर स्टेटमेंट याद हो तो होता था f ऑफ z दिए गए फंक्शन को z इज इक्वल टू ए के नाइबरहुड पर आप एक्सपेंड कर सकते थे एक इनफाइनाइट सीरीज के तौर पर, और लिखा जाता था समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a टू दी होल पावर n। लेकिन अब आज की तारीख में मेरा फंक्शन g ऑफ जीटा है, तो ये हो जाएगा g ऑफ जीटा यहाँ पर, और g ऑफ जीटा इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और पॉइंट कौन है, जीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इस a की जगह पर कितना हो जाएगा 0, बाकी सब एज इट इज इस z की जगह पर हो जाएगा जीटा। यानी g ऑफ जीटा इज इक्वल टू समेशन n वेरी 0 टू इन्फिनिटी a n जीटा माइनस 0 टू दी होल पावर n। लेकिन अब इसमें बात ये है कि फंक्शन g ऑफ जीटा जीरोज रखता है, लेकिन ऑर्डर कितना रखता है m। तो अगर m ऑर्डर का जीरोज रखेगा तो इसका मतलब a0 a1 a2 a3 से चलते चलते अप टू सो ऑन am माइनस 1, ये सारे कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे 0। तो हमारी जो मेन शुरुआत होगी वो होगी am जीटा माइनस 0 टू दी होल पावर an जीटा माइनस 0 टू दी होल पावर n, और ये समेशन चलेगा समेशन n वेरी फ्रॉम m टू इन्फिनिटी। यानी अब इसकी जगह पर हम ये हिस्सा लिखेंगे। शुरुआत कर रहे हैं इसी चीज़ की। देन बाय द टेलर्स थ्योरम g ऑफ जीटा, एक बार समझाने के लिए हम टेलर्स वाला पूरा स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी चल रहे हैं, बाद में आगे बता दिया जाएगा, इज इक्वल टू, या काम बढ़ाने से अच्छा है सीधे लिखा जाए समीशन n वेरी फ्रॉम m टू इन्फिनिटी a n जीटा माइनस 0 टू दी होल पावर n। ठीक, यानी इसी को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समीशन n वेरी फ्रॉम m टू इन्फिनिटी a n जीटा टू दी पावर n। और यहीं आगे रीज़न बता देना, a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू am माइनस 1 ऑल इक्वल टू 0। चूँकि जीरोस का ऑर्डर m है, इसलिए सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, और शुरुआत होगी m इज इक्वल टू फ्रॉम n इज इक्वल टू m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सॉरी, उल्टा बोल गए,
n इज इक्वल टू m टू इन्फिनिटी a n जीटा टू द पावर n। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, चलो वैल्यू रखते हैं। लेकिन z ऑफ जीटा, इसकी जगह पर हमको पता है कि z ऑफ जीटा इज इक्वल टू होता है f ऑफ 1 अपॉन जीटा, एंड दिस इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम m टू इन्फिनिटी a n जीटा टू द पावर n। अब सब्सटीट्यूशन वापस लेकर के आओ, क्योंकि हमको फंक्शन f ऑफ z का बिहेव पता करना है z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो जहाँ 1 अपॉन जीटा है इसकी जगह पर z रखो। ठीक, तो पुट करेंगे, मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट मेन फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम m टू इन्फिनिटी, और ये तो अपनी जगह पर बरकरार a n, जीटा की जगह पर 1 अपॉन z आएगा, तो ये होगा अपॉन z टू द पावर m, ये मिला। ठीक, अब अगर इसमें देखा जाए तो इस पूरे हिस्से में कोफिशिएंट बी एन वाला हिस्सा, लॉरेंट के एक्सपेंशन में जहाँ बी एन वाला हिस्सा होता था वो पूरा हिस्सा इसमें नदारत है। तो जब, और वैसे भी दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये पूरा हिस्सा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मेरा फंक्शन जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी या जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एक जीरोज रखेगा, और शुरुआत वापस कहाँ से हुई है, एम से। इसका मतलब उस जीरोज का ऑर्डर भी कितना होगा, एम होगा। इसी बात को यहाँ पर लिख देना, दिस इम्प्लाइज दैट। अच्छा, जिन लोगों को इसमें दिक्कत लगे वो यहाँ कॉर्नर पर लिख देंगे, सिंस वही पुरानी बात, जीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक, हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m एट इन्फिनिटी। Function f of z has a zero of order m at z is equal to infinity। ये दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ हुआ कि अगर g ऑफ जीटा m ऑर्डर का जीरो रखता है एट जीटा इज इक्वल टू जीरो पर, तो आपका फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर m ऑर्डर का जीरोस रखेगा। ठीक, ये दो स्टेटमेंट प्रूफ हो गए। इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने की शुरुआत कर रहे हैं। ये हो गया हो सबका। तीसरा स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट पोल के लिए था कि अगर जीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पर जी ऑफ जीटा पोल रखता है ऑर्डर m का, तो हमारा फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोल रखेगा ऑर्डर m का। तीसरा स्टेटमेंट मान करके चलते हैं फिर से वही, लेट g ऑफ जीटा हैव a pole of order m at zeta is equal to 0। माना g ऑफ जीटा एक पोल रखता है ऑर्डर m का एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर। देन अब अगर ये पोल रखता है तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर अब लॉरेंट की सीरीज़ में ये कह सकते हैं, लॉरेंट का एक्सपेंशन लिख सकते हैं g ऑफ जीटा के लिए। तो लिख रहे हैं देन बाई लॉरेंट एक्सपेंशन, then by Lorentz expansion of g of zeta at zeta is equal to 0, तब zeta is equal to 0 पर फंक्शन g ऑफ जीटा के लॉरेंट एक्सपेंशन को अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं इज, ये होगा g ऑफ जीटा इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n। वहाँ होता था z माइनस a टू दी पावर n, लेकिन यहाँ पर जिस पॉइंट पर करना है यानी पॉइंट a वो कितना है 0, तो ये हो जाएगा जीटा टू दी पावर n। अब प्लस अब प्रिंसिपल पार्ट वाला हिस्सा समेशन,
चूँकि ऑर्डर देख लो, ऑर्डर कितना है, m है, इसलिए ये शुरुआत होगी n इज इक्वल टू 1 से सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक, m तक। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, वो भी केवल m टर्म है। तो यहाँ पर bn अपॉन जीटा टू दी पावर n ये होता था, वही होता था वहाँ bn इंटू जेड माइनस ए की पावर माइनस n होता था। ठीक, उसी चीज़ को यहाँ इस तरीके से लिख दिए, bn अपॉन जीटा टू दी पावर n। ठीक, अब ये तो बात हो गई g ऑफ जीटा के लिए। अब फिर वापस वही हम जानते हैं g ऑफ जीटा इज इक्वल टू होता कितना है, g ऑफ जीटा इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन जीटा। फिर से वापस वैल्यू पुट करो, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा f ऑफ 1 अपॉन जीटा इज इक्वल टू, ठीक, यही ऊपर वाली बात, समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n जीटा टू दी पावर n प्लस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू m बी एन अपॉन जीटा टू दी पावर n। ठीक, लेकिन हमें पता है कि z इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा। उठा करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, देखो कितना होगा, यानी दिस इम्प्लाइज दैट हमको मिलता है 1 अपॉन जीटा की जगह पर z रखो, f ऑफ z इज इक्वल टू ये हो जाएगा समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n अपॉन z टू दी पावर n प्लस समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू m, और ये हिस्सा हो गया बी एन जेड टू दी पावर n, बी एन जेड टू दी पावर n। कोफिशिएंट बी एन ये प्रिंसिपल पार्ट वाला हिस्सा होता था, यानी आज की तारीख में फिर से एक बार अगर हम देखें तो प्रिंसिपल पार्ट वाले हिस्से में n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। इसका मतलब फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एक पोल रखेगा और उस पोल का ऑर्डर कितना होगा, m होगा। ये भी इसी के साथ प्रूफ हो गया। लिखना, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन f ऑफ z हैज़ अ पोल of order m, has a pole of order m at z is equal to infinity। ये सब कुछ डिसाइड हुआ है इसी प्रिंसिपल पार्ट की वजह से। आज की तारीख में प्रिंसिपल पार्ट में हमारे पास केवल और केवल m टर्म है। और ये कंफ्यूज मत होना कि मतलब z की पावर यहाँ पर नेगेटिव नहीं चढ़ रही है ना, bn जिसके साथ आ रहा है इनिशियल स्टेज में वही आपका प्रिंसिपल पार्ट बन रहा था, तो प्रिंसिपल पार्ट यही होगा। ये प्रिंसिपल पार्ट मानने की गलती ना करना। बी एन जेड टू दी पावर n में ये प्रिंसिपल पार्ट में हमें केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिले हैं और n इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है, m तक। तो पोल की डिफिनीशन अगर याद हो तो अब इस प्रिंसिपल पार्ट की वजह से डिसाइड होता है कि आपका फंक्शन f ऑफ z भी पोल रखेगा एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, और पोल का ऑर्डर कितना होगा, m होगा। ये 3 प्रूफ हो गए। ठीक, 2 प्रूफ चौथे और पाँचवें को हम तुम लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर रखते हैं कि चौथा और पाँचवा तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करोगे। बाय द वे नहीं आएगा तो मैसेज करना, चौथा और पाँचवा हम ही बताएंगे या अगले वीडियो में चौथा और पाँचवा हम प्रूफ करके दिखा देंगे।